अस्सलाम वालेकुम। केपी टाइम के साथ मैं हूं समर खटक। मुल्क का सियासी टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन का टकराव तो दूसरी तरफ अवाम रोडों पे है। मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या होगा, आज के प्रोग्राम में उस पर बात करते हैं। मुझे ज्वाइन किया है मेरे साथ दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेरे पहले मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं हिरा वहीद, आपको केपी टाइम में वेलकम करती हूँ। मेरे दूसरे मेहमान हैं शाकिर सोलंकी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको भी केपी टाइम में वेलकम करती हूँ। शाकिर, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। अगर हम तहरीक की डेफिनेशन देखें तो ये तहरीक हमेशा एक आइडियोलॉजिकल जो होता है वो होती है, या वन पॉइंट जो होता है वो होता है। आप क्या समझते हैं कि ये जो तहरीक है मौलाना साहब की, ये इस डेफिनेशन पे पूरा उतरती है? ये एक तहरीक है? देखें, अपोजिशन की जो तहरीक का जो टारगेट है अपोजिशन का, वो है एक तो मौजूदा हुकूमत को से जान छुड़ाना पीटीआई की हुकूमत से, और दूसरा है शफाफ इंतखाबात कराना। जो आने वाले इंतखाबात हों वो हर सूरत में शफाफ होने चाहिए। उसके लिए इंतखाबी इस्लाहात की डिमांड कर रहे हैं। जो एपीसी भी हुई थी अभी आखिरी जो जिसमें ये तहरीक का फ़ैसला किया गया, उस एपीसी का जो 26 नुकाती एलामिया था उसमें भी इंतखाबी इस्लाहात की डिमांड की गई है कि नए सिरे से इंतखाबात कराए जाएँ, लेकिन उससे पहले इंतखाबी इस्लाहात हों और उसमें ये शिक भी शामिल की जाए कि इदारों की किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी इंतखाबात में, नताइज में। क्योंकि 2018 के जो इंतखाबात थे 25 जुलाई के, तो उस पर तो अपोजिशन को शदीद रिजर्वेशन है। इंतखाबात के फ़ौरन बाद इस्लामाबाद में मियाँ असलम की राशगाह पर एक एपीसी हुई थी जिसमें शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, महमूद खान चकजई, असफंद यार वली सब शरीक हुए थे सिवाय पीपल्स पार्टी के। उसमें इन्होंने रिजेक्ट किया था इंतखाबी नताइज को कि हम तस्लीम नहीं करते, और मौलाना ने इनको मशवरा दिया था कि इन असम्बलियों में जाना ही नहीं चाहिए, हल्फ ही नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये जाली मैंडेट की असम्बलियाँ हैं, धांधली ज़दा असम्बलियाँ हैं, तो इनको रिज़ल्ट को हम तस्लीम नहीं करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि पीटीआई की हुकूमत नहीं बनेगी। जब अपोजिशन सारी नहीं होगी कैसे हुकूमत बनेगी? तो फिर ये नए सिरे से इंतखाबात कराने पड़ेंगे। तो लेकिन शहबाज शरीफ ने फिर टाइम लिया था कि मैं जरदारी साहब से बात करूं। फिर वो जरदारी साहब ने मौलाना को, शहबाज शरीफ को ये मशवरा दिया कि असम्बलियों में जाना चाहिए, प्लेटफार्म हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब टारगेट उनका यही है कि मौजूदा हुकूमत से जान छुड़ाएँ और इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। जो अवाम का हाल है, जो वादे वईद किए गए थे पीटीआई की तरफ से, जो इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म ने इलेक्शन से पहले वादे किए थे कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, काम उसके उलट हुआ है। 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं, मीडिया के लोग बेरोज़गार हुए हैं, हर शोबे से लोग बेरोज़गार हुए हैं, और लोगों को घर देने की बजाय एक घर कोई कहीं किसी को नहीं मिला, लेकिन लोगों के घर गिराए हैं, दुकानें गिराई हैं, इंक्रोचमेंट के नाम पे कराची में मिसमार किए हैं लोगों के दुकानें, घर, यानी लोगों को बेरोज़गार और बेघर किया है। डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, बिजली, गैस और जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इस वक्त जो सफ़ेद पोश का जो आदमी का जो भरम एक बना हुआ था वो भी अब नहीं रहा। सब लोग परेशान हैं। जो लाख रुपए से ज़्यादा इनकम वाला बंदा है, जिसकी तनख्वाह या इनकम लाख रुपए से ज़्यादा की है महीने की, उसके भी मामलात नहीं चल रहे। तो अपोजिशन को इस बात का एहसास था, अपोजिशन पर प्रेशर भी था, अपनी अपनी जमातों के कारकुनों का, अपने अपने वोटरों का, आवाम का, कि भैया ये क्या कर रहे हो, हमारा हाल पतला होता जा रहा है। तो अपोजिशन ये तहरीक पहले ही चलाती शायद, लेकिन कोरोना आ गया, 6 महीने तो कोरोना में गुजर गए, 6-7 महीने। तो अब अपोजिशन ने यह ज़रूरी समझा कि अब रोडों पे निकलें। एक तो उससे एक और फ़ायदा ये भी होगा अपोजिशन का कि ये अवामी मोबिलाइजेशन है अपोजिशन की, अवामी राबता मुहिम जिसको कहें, इससे अवाम को मोबिलाइज़ करेगी अपोजिशन, अवाम को तैयार करेगी इलेक्शन के लिए। तो यानी इलेक्शन का ये अभी माहौल बनता जाएगा। हाँ, ये जलसों का आगाज़ जो है ये 7 जलसे 8 इन्होंने अनाउंस किए हैं अपोजिशन ने,
तो इन 7-8 जलसों के बाद फिर अगर रैली जो मौलाना ने मार्च का ऐलान किया है इस्लामाबाद की तरफ, अगर वो भी होता है तो वो बहुत बड़ा हुकूमत के लिए झटका होगा। अब हुकूमत ने कितनी कोशिशें की अपोजिशन के मतलब जलसे, तहरीक चलेगी, जलसे जुलूस सिर्फ नहीं होंगे, सिर्फ जलसे जुलूस नहीं होंगे, मार्च भी होगा इस्लामाबाद की तरफ। और हुकूमत ने गुजरांवाला का जो गुज़श्ता रोज़ का जलसा था उसको नाकाम बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। पहले मौलाना को नोटिस भिजवाया गया, खबरें चलवाई गई, बाद में तरदीद भी इनडायरेक्टली की गई कि मौलाना को नहीं बुलाया। फिर नून लीग की क़यादत के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा दायर किया गया। उसके बाद फिर हुकूमत ने ये कोरोना का डंडोरा पीटना शुरू किया कि कोरोना है, कोरोना बढ़ रहा है। वज़रा ने बयान देने शुरू किए ताकि अपोजिशन के इज्तिमा में लोग कम से कम आएँ। फिर हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने मीटिंग की अपने वज़रा के साथ कि भाई अपोजिशन को इजाज़त तो देंगे लेकिन SOPs पर, कोरोना के SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इसका मतलब क्या कि अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं होता, अब हर बंदा मास्क पहन के आए, SOPs पर अमल दरामद यही तो है। हुकूमत ने उनको फराहम किए हाँ, अब इन्होंने मुकदमात दायर भी किए। ठीक है शाकिर, इसकी तरफ आते हैं। मैं हेरा से भी पूछूंगी कि क्या ये इसमें कितनी हकीकत है कि एहतिसाब ने हज़्ब इख्तिलाफ को तहरीक चलाने पर मजबूर किया है? समर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने शो में इनवाइट किया। देखिए, इस वक्त एक ही इदारा जो है नैब, वो कार्रवाइयाँ कर रहा है, लेकिन अगर इसकी हकीकत के ऊपर बात की जाए तो नैब की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है, जो कि सिर्फ अपोजिशन के रहनुमाओं को के केसेस बनाते हैं, तलब करते हैं, ख़बरें चलवाई जाती हैं। जैसे शाकिर साहब ने कहा कि मौलाना के हवाले से ख़ुद मीडिया के ऊपर ख़बरें चलवाई गई कि उनको नैब ने तलब कर लिया है, फिर अगले दिन तरदीद आना। ऐसा इदारा मेरे ख़्याल से ये हुकूमत के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज बनेगा, क्योंकि इस वक्त जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं अपोजिशन के ख़िलाफ़, नून लीग पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ चल रही हैं, उनको तलब किया जा रहा है। अगर यही एहतसाब का अमल हुकूमती बेंचेस की तरफ हो या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दाएँ बाएँ बैठने वाले लोगों का एहतसाब शुरू हो, तो वो तो ये भी कहा जाता है कि उनको खुद सेफ साइड दे के बाहर भेज दिया जाता है। आटा चीनी के जो माफिया था उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये बहुत सीरियस इशू है कि इसके ऊपर अब अपोजिशन के साथ साथ सब लोग बोल रहे हैं, हुकूमती बेंचेस और इत्तेहादी भी, हत्ता कि काफ लीग में भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें आई कि उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि नैब की कार्रवाइयाँ बंद होनी चाहिए, ये टारगेट करता है लोगों को, सिर्फ अपोजिशन को। और अगर ये नैब उल्टा चलने लग पड़ा तो फिर क्या होगा? मेरे ख्याल से अब ये वक्त ऐसा आने वाला है, अपोजिशन ऐसा टफ टाइम इसलिए दे रही है, तहरीक चलाई जा रही है, ये बड़ी ही मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट तहरीक है। हुकूमत के तकरीबन आधा जो टाइम है वो मुकम्मल हो गया है और यही वो वक्त होता है समर जिसमें अपोजिशन जो है रियल इशूज़ के ऊपर आके, इस वक्त मुल्क जो है IMF के माशी प्रोग्राम में भी है। तहरीकों से तो जलसे जुलूसों से तो हुकूमत नहीं जाती, ठीक है, एक मजबूत तहरीक की ज़रूरत होती है। आपको लगता है ये वो मजबूत तहरीक है जो हिला तो सकेगी, लेकिन आपको लगता है उखाड़ सकेगी? देखिए, सबसे पहले तो हिलाया ही जाता है, उसके बाद उखाड़ने की तरफ जाया जाता है। तो ये जो टाइमिंग इन्होंने सिलेक्ट की अपोजिशन ने, और इस वक्त देखा जाए तो ये अकेले मौलाना की तहरीक नहीं है, ये PDM की तहरीक में इस वक्त मुस्लिम लीग नून, उनके कायद मियाँ नवाज शरीफ, उनका बयानिया बहुत सख्त है, मरियम बीबी मैदान में है इस वक्त, बिलावल साथ है, पीपल्स पार्टी चल रही है, JUI है और तमाम अपोजिशन की जमातें इस वक्त इस तहरीक का मुकम्मल तौर पर हिस्सा हैं, जिसको उन्होंने अब फाल बनाना है, मजीद फाल करना है। आइंदा मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 महीने में ये वाजे हो जाएगा कि क्या ये अपोजिशन जो है असेंबली से इस्तीफे देगी या वज़ीर आज़म इमरान खान को जिद की जंग है। आपको लगता है अना और जिद की जंग? मेरे ख्याल से तो वज़ीर आज़म इमरान खान को इस वक्त लचक दिखानी चाहिए थी अपोजिशन के साथ, उनके जल से रोकना, जगह जगह GT रोड पे अना और जिद जो है, कहते हैं ये खूबी नहीं है, अगर सियासत करनी तो मुज़ाकरात करना। जाहिर सी बात है, ये रवैया अगर इख्तियार किया जाएगा वज़ीर आज़म की जानिब से, जो पहले कहा करते थे कि मैं पार्लियामेंट पे लानत भेजता हूँ, और अब जब वो वज़ीर आज़म बनकर आए हैं तो ऐवान में भी अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट में भी उनका अपोजिशन के साथ जो रवैया है, कानून साजी के लिए मिलना पड़ता है, इनको ज़ाहिर है बैठना पड़ता है, वो एक बहुत ही पेचीदा अमल हो जाता है हुकूमत के लिए, क्योंकि लचक ही नहीं बन पाती। इस तरह के मुख्तलिफ टास्क दिए जाते हैं अपोजिशन के साथ कानून साजी, क्योंकि ज़ाहिर है अपोजिशन एक बहुत बड़ा हिस्सा है पार्लियामेंट का दोनों ऐवानों में। तो ये अगर पॉलिसी इमरान खान की, वज़ीर आज़म की रही आगे, तो मेरे ख्याल से टफ टाइम देने में अपोजिशन को जो है लचक दिखानी होगी, बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से दिखाने का वक्त आ गया है। लेकिन इनकी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं हुकूमत की कि वो कह रहे हैं अपोजिशन को जलसे नहीं करने देंगे, तमाम चोर है। हमें तो अपोजिशन की भी नजर नहीं आती। इसमें मजीद बात करते हैं, ब्रेक का टाइम हुआ, लेते हैं छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस।
पहले, इंक्वायरी करने से पहले सही। उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। खुर्शीशा को गिरफ्तार किया है ना, क्या साबित किया है खुर्शीशा के खिलाफ? अभी तक साल से ज्यादा हो गया है उनको जेल में रखा हुआ है, तो साबित तो कुछ नहीं किया। अगर इल्जाम पे अपोजिशन को आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो इल्जाम पर फिर उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करते अपने बंदों को? आपको याद होगा जावेद चौधरी मिलके आए थे, सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो मिलके आए थे चेयरमैन नेब के साथ और उन्होंने कॉलम लिखा कि चेयरमैन नेब के साथ मेरी ये गपशप हुई। तो चेयरमैन नेब ने जावेद चौधरी को ये कहा, एतराफ़ किया कि हम हुकूमत के लोगों में हाथ इसलिए नहीं डालते, उनको गिरफ्तार इसलिए नहीं करते क्योंकि हुकूमत गिर जाएगी अगर ऐसा करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इनडायरेक्टली मान रहे हैं चेयरमैन नेब कि हुकूमत को हमने ढील दी हुई है, हमने तो वो अपोजिशन के इल्जामात सही हैं फिर? बिल्कुल अपोजिशन के, मेरे ख्याल है, ये मेरी राय है अपनी, कि अपोजिशन के इल्जामात दुरुस्त हैं। कोई बिला इम्तियाज एहतसाब नहीं चल रहा, ये सियासी इंतकाम है जो अपोजिशन के खिलाफ हो रहा होता है। ये दौर तो ऐसा दौर तो हमने शायद मुशर्रफ दौर में भी, डिक्टेटर के दौर में तो चलो होता है, कार्रवाइयाँ होती हैं, जिया के दौर में हुई, मुशर्रफ के दौर में हुई, लेकिन ये तो अपने आप को जमहूरी हुकूमत कह रही है ना, कि अवाम की मुंतखब हुकूमत समझ रहे हैं ना, तो इनकी कार्रवाइयाँ बगावत के मुकदमात। आज गुज़श्ता रोज हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक सहाफ़ी का केस कि ये गद्दार है, गद्दार वतन है, उसने जाके दरख्वास्त दे दी, और बड़े इदारे से है इस्लामाबाद का साहब, उसने जाके दरख्वास्त दे दी कि मेरे भी प्रोग्राम टीवी में चले हैं और ये गद्दार करार दिया जा रहा है मुझे, तो मुझे सिक्योरिटी रिस्क बन गया, मैं सिक्योरिटी एक खतरा है मुझे जान का। तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने कहा है तरमिनल्लाह ने कि कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी गद्दार नहीं हो सकता, मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता, लेकिन ये हुकूमत है कि गद्दारी के, तो ये जो वज़ीर आज़म 3 दफा वज़ीर आज़म जो रहा है उसके खिलाफ बगावत का मुकदमा, नवाज शरीफ के खिलाफ, ये फाटा इंतजाम के जो अगेंस्ट बोल रहे हैं उनको भी गद्दार प्राइम मिनिस्टर ने कहा। मतलब जो पीटीआई के खिलाफ बोले तो वो गद्दार वतन है, जो पीटीआई के खिलाफ न बोले, जो पीटीआई का है समझे पीटीआई में है तो वो दूध का दूल्हा है, बाकी सारे गद्दार हैं। पीटीआई तो यही कह रही है ना कि भाई ये सारे करप्ट हैं, अपोजिशन वाले, वज़ीर आज़म हो, वज़रा हो, वो तो यही कह रहे हैं कि ये सारे करप्ट हैं। यानी जो पीटीआई में है वो करप्ट नहीं है, जो पीटीआई से बाहर हैं, जितनी भी जमातें हैं, नून भी करप्ट, जेयूआई भी करप्ट, पीपल्स पार्टी भी करप्ट, पख्तूनख्वा अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, एएनपी, सब करप्ट है मासवा पीटीआई के। इनका तो यही कहना है ना वज़ीर आज़म और उनका, तो ये किस तरह का एहतसाब? ये कोई एहतसाब नहीं है। मेरा ख्याल है अपोजिशन का इल्ज़ाम ये दुरुस्त है कि फॉरेन फंडिंग केस यार सालों से पड़ा हुआ है, वो मुख्तलिफ कोर्स में गया हुआ है, उधर से घूम फिर के फिर इलेक्शन कमीशन में आया हुआ है। अब उसको न खोलने के लिए पता नहीं कितनी 26 या 30 कोई दरखास्त पीटीआई दे चुकी है कि भाई इसको न खोलो। भाई क्यों न खोलें? अगर आप खुद कह रहे हो कि हम भाई दूध के धुले हुए हैं, शफाफ इंतजाम करते हैं, तो आप पे जो इल्जाम हैं देना वज़ीर आज़म इमरान खान अपने बैंक अकाउंट जो 18-20 अकाउंट, वो हामिद खान को भी, हामिद खान को भी उन्होंने हटा दिया, ये इशू था। हाँ, तो उनकी डिटेल देना, मनी ट्रेल देना कि कहाँ से फंडिंग हुई है। तो बाहर से फंडिंग अगर, तो एक तो होता है डोनर लोग होते हैं, अगर फर्ज करें किसी फर्द ने फंडिंग की है जाती हैसियत में अपनी जेब से, वो इतना वो नहीं होता, वो तो चंदा ही होता है टाइप। लेकिन अगर बाहर से किसी रियासत ने, किसी मुल्क ने बतौर रियासत या उसकी किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, किसी इदारे, खुफिया इदारे ने, जो रियासत का इदारा हो, उसने अगर फंडिंग की है तो ये बहुत बड़ा यानी उनका एजेंट बन जाएंगे ये। तो इसलिए वज़ीर आज़म की दरखास्त पीटीआई दे रही है कि भाई फॉरेन फंडिंग केस को न खोलें, एहतसाब है तो खुलवाएं ना, नहीं खुलवाते तो अपोजिशन का, मेरा ख्याल है अपोजिशन का इल्ज़ाम दुरुस्त है। ब्रेक का टाइम हुआ है हीरा, ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे, हमने यहाँ मौका बिल्कुल नहीं दिया उसमें लेते हैं छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक।
हिरा, जिस तरह के इस वक्त हालात हैं वो ख़राब हैं, इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, आप क्या समझिए कि ऐसे हालात में जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है इससे मज़ीद मईशत हालात तो ख़राब नहीं हो जाएंगे? अंदेशा नहीं? समर देखिए, आप मुझे बता दें, मईशत ख़राब एक अलग टर्म होती है, टर्मिनोलॉजी होती है, और मईशत बैठ के एक अलग टर्मिनोलॉजी होती है। इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल ये है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, इन्होंने कहा कशकोल कभी नहीं लेंगे, चंदा नहीं मांगेंगे, मजबूरन इन्होंने बहुत डिले किया और IMF के प्रोग्राम में हम गए, जिसके इस वक्त बराह रास्त असरात अवाम 3 साल तक देखती रहेगी। यानी कि महंगाई बढ़ती जाएगी, 3 गुना से 4 गुना बढ़ेगी महंगाई, और मुल्क में नौकरियां हैं नहीं, क्राइसिस इतना ज़्यादा आया है, कोरोना की वजह से सूरत हाल इतनी ख़राब हुई, इंडस्ट्री तबाह हो गई, इदारे बंद हो गए, लोग बेरोज़गार ज़्यादा हो गए। तो ये जो गैप है ना, ये मेरे ख्याल से अगले 10 साल में भी कवर नहीं हो सकेगा। मुल्क की माशी सूरत हाल ये है कि मुसलसल 6 हफ्तों से महंगाई बढ़ रही है, खाने पीने की अशिया आवाम को नहीं मिल रही। कभी ये कहा जाता है कि हुकूमत ये कहती है कि मुल्क में आटा मौजूद है, वाफिर मिकदार में है, गंदम मौजूद है, लेकिन आवाम तक वो नहीं पहुंचता क्योंकि माफिया उसकी बराबर स्मगलिंग जारी करिए। खुराक का फुकदान है इस वक्त मुल्क में नहीं है। ऐसी सूरत हाल हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रही है, और आगे भी आने वाला वक्त मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा टफ रहेगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर चलती रही, अगर इन्होंने अपने 5 साल मुकम्मल कर भी लिए, तो भी मेरे ख्याल से मुल्क का माशी दिवालिया हो चुका है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर देखें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कितनी बढ़ रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ नेपरा ने समरी दी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएँ, हुकूमत ने कहा नहीं, बरकरार रखी जाए। इसका असर इस तरह पड़ता है कि तमाम इंडस्ट्री, तमाम सनतें, पेट्रोल महंगा, मिट्टी का तेल महंगा, डीजल महंगा, तमाम सनतें महंगी। जब चीज़ें बनेंगी ही महंगी तो अवाम तक कैसे वो एक रेट के ऊपर पहुँचेंगी? तो महंगाई का इतना ये एक ऐसा सर्कल चल पड़ा है जहाँ पे देखा जाए कि सुई नौदरन सुई सदरन के जो खसारे हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनको इतना फ्री हैंड दे दिया है कि वो अपने खसारे जो हैं वो अवाम को बिलों की सूरत में भेजते हैं। पिछले साल यही हुआ, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आके साथ ये बोला कि जी जो खसारे हैं इदारों में पूरे किए जाएं, वो ख़त्म किए जाएं, इदारों का जो गर्दिशी कर्जा है उससे निकला जाए। उसका हल ये निकला कि अवाम को ओवर बिलिंग हुई। फिर वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर नोटिस लिया, नोटिस से कुछ हुआ नहीं। ये ऐलानात हुए कि जी जो बिल है इजाफी बिल कि वापस दिए जाएंगे, लेकिन घरेलू सार्फिन को, मेरा आखिरी पॉइंट है, वो ये भी कहा जा रहा है कि इस दफ़ा घरेलू सार्फिन को गैस नहीं मिलेगी, यानी कि सनती सेक्टर को मिलेगी और वो अपने मन मानी रेट्स के ऊपर अवाम को चीज़ें देंगे। महंगाई बढ़ती जा रही है और इसका कोई हल, किसी किस्म का हल हुकूमत ने अभी तक नहीं निकाला। आप जिस तरह के हालात बयान करी हैं, इसे आपने बहुत डिटेल के साथ बताया है, तो क्या हुकूमत के जलसों को मौजूदा हालात कामयाब कर रही है? देखिए, ऑपोजिशन के जो जलसे, जो तहरीक है, ये अभी शुरू हुई है, अभी फुल मोमेंटम में इस वक्त चल रही है। लेकिन गुज़िश्ता जो जलसा है उसको आप ये समझती हैं कि इन हालात ने कामयाब किया है? बिल्कुल बिल्कुल। अवाम की बड़ी तादाद के पास तो खाने को कुछ नहीं है। आप कहते रहेंगे ये करप्ट है, वो करप्ट है, ये इनका, इसने इतनी यहाँ से पैसे मारे, इसने मुल्क लूट लिया, ये चोर हैं, लेकिन क्या इसके बरक्स अवाम को रोटी मिल रही है? किस किस को आप जेल में डालेंगे? किस किस के खिलाफ अपने आपके केसेस करेंगे? क्या आवाम को रोजगार मिल रहा है? क्या लोगों के पास खाने को कुछ है? क्या तो करप्शन का पैसा भी वापस लाना था जिनको अंदर रखा है, कहाँ से पैसा? जब मनी ट्रेल नहीं होगा, जब अगर ये देखा जाए समर कि अगर ये केसेस सही बने हुए हैं, सियासतदानों के खिलाफ करप्शन की होगी अपने अदवार में, तो प्रोसिक्यूशन इतनी वीक है नैब की कि 1-1 साल तक लोगों को अंदर रखते हैं लेकिन कुछ साबित ही नहीं कर पाते। और यही निज़ाम, और अगर इसी तरह से नैब चलता रहा तो ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी और अवाम इसी तरह से सड़कों पर रहेगी। ऐसे हालात में अवाम अपोजिशन का साथ देगी, बिल्कुल दे रही है, सड़कों पर आए हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, कोरोना से इतने लोगों की अमवात हुई, हुकूमत ने किस तरह कंट्रोल किया? मेरे ख्याल से इनके पास मैकेनिज्म नहीं था कोरोना के ऊपर भी। अपने मुशीर सेहत को पहले ये टास्क दिया, फिर उनके ऊपर करप्शन की चीज़ें सामने आई, उनको हटाना पड़ा। अगर ऐसे ही लोगों को वज़ीर आज़म इमरान खान आगे लाते रहे कि फ्री हैंड देते रहे, तो मेरे ख्याल से सिचुएशन इसके ऑपोजिट जाती जा रही है और जाती जाएगी। आपने तो ये बोला हिरा, क्या अपोजिशन ऐसे हालात का आप समझते हैं कि इंतज़ार कर रही थी कि आया अपोजिशन को एतमाद नहीं था कि इससे पहले वो इतने कामयाब जलसा मतलब कर पाएगी, या वो हालात का इंतज़ार कर रही थी कि अवाम आए और रोडों पे और ये हालात हो? देखिए, ये टाइमिंग का टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है सियासत में, और ख़ुसूसन ऑपोजिशन हमेशा वही टाइम कैश करवाती है जिस वक्त उनको ये अंदाज़ा हो जाता है कि हुकूमत जो है उसको इन चीज़ों के ऊपर टफ टाइम दिया जा सकता है। गुज़िश्ता साल मौलाना साहब अपने साथ छोटी जमातों का बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक
एक रैली लेके आए, लोग उनके साथ बहुत आए, इस्लामाबाद में 17 दिन तक बैठे रहे, लेकिन उसमें हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है हट गई उनके साथ से। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उस वक्त मौलाना ने सोलो फ्लाइट ली और ये रिस्क लिया और आके बैठे भी रहे। वो एक बाद में इन्होंने कहा कि मुझसे मुज़ाकरात हुए थे, मार्च तक का वक्त मांगा है, वो बात की चीज़ें हैं। लेकिन इस वक्त जो पीडीएम की तहरीक शुरू हुई है, हुकूमत के भी तकरीबन आधा जो टेन्योर है वो मुकम्मल हो गया है और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अवामी इश्यूज़ के ऊपर ये सियासत करेंगे ऑपोजिशन। और मेरे ख्याल हुकूमत खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। ये मुश्किलात इसलिए आती हैं समर क्योंकि हुकूमत की कोई माशी पॉलिसी नहीं थी। अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में इस वक्त कोई वजीर ख़जाना नहीं है, मुशीर ख़जाना भी IMF के अपॉइंटेड पर्सन हैं। हमारी क्या माशी टीम है, असद उमर को पहले लगाया, फिर उन्होंने कहा कि जब महंगाई इस हद तक अगर बढ़ेगी, IMF के साथ भी जाहिर है मुज़ाकरात की बुनियाद के ऊपर हमें कर्जा मिलता है और हर मुल्क को, हर गरीब मुल्क जो है IMF से कर्जा लेते हैं, लेकिन किन शराइत पर लिया गया कि महंगाई को वो 400 गुना बढ़ा दें, लोगों को बेरोजगार कर दें, तमाम इदारों के जो गर्दिशी कर्जे हैं वो आवाम से निकाले जाएं, टैक्सेस इतने बढ़ा दिए गए। FBR ने क्या पॉलिसी डिवाइस की? कुछ भी नहीं। हर शर्त जब IMF की मानी जाती है तो मुल्क में जो है माशी पहिया रुक जाता है, जो कि इस वक्त रुक चुका है। और हुकूमत की मेरे ख्याल से जो एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा नज़र होनी चाहिए थी वो माशी प्लानिंग बेहतर होनी चाहिए थी, जो कि अभी तक नज़र नहीं आ रही। और अब भी अगर इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया तो मुल्क में महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ती जाए। ठीक है शाकिर साहब, अहेरा ने बात यहाँ पे की जुमातों की कि नून लीग और पीपल्स पार्टी उन सफ़ों से पीछे हट गई थी या यूँ कहें कि आखिरी सफ़ में चली गई थी पहले सफ़ से। आप नहीं समझते हैं कि पीडीएम में जो शामिल जुमातें हैं वो अब मौलाना साहब के साथ ही रहेंगी या पसे पर्दा कोई बातचीत हो जाएगी? देखिए समर, अभी तो फ़िलहाल तो इकट्ठे हैं, 12 जमातें हैं और 12 ही ऑन बोर्ड हैं, एक पेज पर हैं। कुछ बदगुमानियाँ अपोजिशन जमातों के दरमियान ज़रूर मौजूद हैं, क्योंकि APC में भी पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर राज़ी नहीं हो रही थी। मौलाना के लिए कहा जा रहा था कि उठकर मौलाना गुस्से में APC छोड़कर चले गए थे बाहर। शहबाज शरीफ गए मौलाना के पीछे, वो मौलाना को मना कर वापस ले आए। फिर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से भी कोई बात कराई, इस तरह की बातें भी रिपोर्ट हुई। तो मौलाना इस्तीफ़ों के लिए डटे हुए हैं कि इस्तीफ़े देने चाहिए असेंबलियों से तमाम अपोजिशन को। जो छोटी जमातें हैं वो भी मौलाना के साथ ऑन बोर्ड हैं और बड़ी जमातों में से नून लीग मौलाना के साथ ऑन बोर्ड है नवाज शरीफ की वजह से। जब से नवाज शरीफ ने मामलात संभाले हैं पार्टी के, उस APC के दिनों से नवाज शरीफ मंजर पर आए हैं। शहबाज शरीफ होते तो शायद इस्तीफ़े की मुखालफत करते, लेकिन शहबाज शरीफ अकेले नहीं थे उस APC में, नवाज शरीफ भी लाइन पे थे, मरियम नवाज़ थी, तो वो शहबाज शरीफ की नहीं चली, ज़ाहिर है फिर नवाज शरीफ राज़ी। अब पीपल्स पार्टी सिर्फ राज़ी नहीं थी और पीपल्स पार्टी ने मजबूरी में हाँ कर दी है। अभी भी शेख रशीद भी जिस तरह कह रहा है कि भाई पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा नहीं देगी, फवाद चौधरी भी ये कह रहा है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जितने वो देते हैं, चले वो तो उनका सियासी एक बयान है, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि पीपल्स पार्टी अभी भी दिल्ली तौर पर इस्तीफ़ों के लिए राज़ी नहीं है। फ़िलहाल मौलाना के साथ तो चल रही है, हालांकि पीपल्स पार्टी तो मौलाना के सरबराही पर भी राज़ी नहीं है, खुश नहीं है कि मौलाना सरबराह रहें। इसी वजह से कि मौलाना सरबराह रहेंगे तो ये 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जनवरी फरवरी में सेनेट, क्योंकि मार्च में सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, तो सेनेट के इलेक्शन से पहले मौलाना इस्तीफ़े दिलवाने का अगर फैसला करा देते हैं तो फिर हम किधर जाएंगे भाई, हम तो एक्सपोज हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ये समझ रही है। तो वो चाह रही थी कि मौलाना 2 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए सदर रहें PDM के। बिलावल ने ये तजवीज़ इसीलिए दी कि रोटेशन पर सरबराह होना चाहिए, यानी परमानेंट न हो। लेकिन बाकी जमातों ने, नवाज शरीफ समेत सब ने, ये अक्सरियत जमातों ने मौलाना को परमानेंट सरबराह बनाने की तजवीज़ दी थी। तो अब मामला फ़िलहाल रुक गया हुआ है। तो फ़िलहाल तो मामलात मौलाना के कंट्रोल में हैं और फ़िलहाल हैं, और ये जो जलसे हैं ये तो होंगे ही, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर साथ नहीं देगी, जो भी पार्टी साथ नहीं देगी, वो हुकूमत की बी टीम समझी जाएगी, हुकूमत की फैसिलिटेटर या सहूलतकार समझी जाएगी कि भाई जिस तरह जमायत इस्लामी है। मतलब इस वक्त डिपेंड मौलाना साहब की कौन सी जुमातों पे है ज़्यादा? मौलाना नवाज शरीफ पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं इस वक्त, पीपल्स पार्टी पर इतना नहीं कर रहे। और बाकी जितनी भी छोटी जमात, महमूद खान अचकज़ई पर भरोसा कर रहे हैं, ANP पर नहीं कर रहे मौलाना। पीपल्स पार्टी, ANP,
ये 2 जमातें हैं और PTM, ठीक है। इन तीनों जमातों पर मौलाना भरोसा नहीं कर रहे। बाकी जितनी भी जमातें हैं वो मौलाना के साथ हैं, यानी 12 में से 3 जमातें आप निकाल लें और बाकी 9 जमातें जो हैं मौलाना साहब के साथ हैं। उनमें आप मेंगल की पार्टी भी थोड़ा तजब्जुब का शिकार है, क्योंकि बलोचों के मसाइल चल रहे हैं, बलोचों में जो मिसिंग पर्सनस का इशू है, बलोचों के वो कहते हैं कि भाई हुकूमत के साथ मतलब अगर हम हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो वो आपकी बातों से ऐसे जाहिर हो रहा है जो आप बता रहे हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। हुकूमत जा भी सकती है, असल में पूरा ये ताकतवर जो हल्के होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। वैसे माजी में ठीक है सर, फातिमा ये अपोजिशन जो कहती है, फिर मरीम नवाज साहिबा का भी स्टेटमेंट यही, बिलावल जो है उसने भी दिया, जिससे कल स्टेटमेंट दिया था उसने कि जनवरी से पहले जो है ये खत्म हो जाएगी हुकूमत। ये किसने यकीन दिया? नहीं, मैं सवाल ये अपोजिशन से मैंने सवाल मेरा आपसे यही, आपका अपोजिशन से मेरा आपसे सवाल है, तजियाकार हैं आप, कि इनको क्या उन लोगों ने यकीन दहानी करवाई जिन्होंने कहा था कि मार्च में हुकूमत चली जाएगी? मेरा ख्याल है ये इनका मरीम नवाज का, मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने भी यही बात की कि हुकूमत जनवरी से पहले चली जाएगी। इनको यकीन दहानी कहीं से नहीं मिली और ये इनका सियासी एक बयान है, क्योंकि जब बंदा सियासत है ना, सियासत में चाहे आप इलेक्शन जब लड़ रहे होते हैं तो चाहे आपके 15 वोट हों, लेकिन तकरीर में आप ऐसे कहते हैं लोगों को इनकरेज करने के लिए, भाई हम तो जीते हुए हैं, हम जीत जाएंगे, इस तरह ये इनका सियासी बयान है लोगों को तसल्ली देने के लिए। मेरा ख्याल है यकीन दहानी कहीं से नहीं है, और अगर होती भी तो भी हुकूमत न जाती, क्योंकि मौलाना को यकीन दहानियाँ जो कराई गई थी आज़ादी मार्च के दिनों में, आपको याद होगा मौलाना का मैंने इंटरव्यू किया था, उसमें मौलाना ने खुद कहा था कि मुझे यकीन दहानी कराई गई है कि जनवरी में, ये जो गुजर गया जनवरी, इसमें हुकूमत चली जाएगी और मार्च तक, यानी ये 2020 के मार्च जो गुजर गया, मार्च तक आम इंतखाबात के लिए माहौल हम बना लेंगे, यानी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ये मौलाना को यकीन दहानी, या ज़ाहिर है मैंने मौलाना से पूछा, मैंने कहा किसने यकीन दहानी कराई? मौलाना ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन मौलाना ने ये बातें ज़रूर की कि एक तो मुज़ाकरात चौधरी बिरादरान के साथ चल रहे थे उनके ज़रिए, दूसरे मुज़ाकरात चल रहे थे रहबर कमेटी के साथ हुकूमती टीम के, और तीसरे मुज़ाकरात थे पसे पर्दा जो मौलाना के साथ चल रहे थे। तो पसे पर्दा मुज़ाकरात का मतलब है ताकतवर क़ुव्वतें जो हल्के हैं उनके साथ मुज़ाकरात थे मौलाना के, उन्होंने भी यकीन दहानी यकीनन कराई होगी मौलाना के जिस तरह क्लेम कर रहे हैं, और चौधरी बिरादरान ने भी कराई होगी, लेकिन उन पर भी तो अमल दरामद नहीं हुआ ना। आसिफ अली जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान मरी मुआहदा जो हुआ था भूरबन में, वो तहरीरी मुआहदा था, उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने वो तोड़ा और ये कहा कि भाई ये सियासी मुआहदा था, सियासी डॉक्यूमेंट था, कोई कुरान की आयत या हदीस तो नहीं थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मीसा के जमहूरियत मुआहदा किया ना, तहरीरी डॉक्यूमेंट है ना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान, उसकी खिलाफ वर्जी क्या नून लीग ने नहीं की? नून लीग के दौर में पीपल्स पार्टी के लोग गिरफ्तार नहीं हुए थे क्या? हामिद सईद काज़मी पीपल्स पार्टी के दौर में जेल में नहीं थे? डॉक्टर आसिम जेल में नहीं थे? नून लीग के दौर में जेल में नहीं थे डॉक्टर आसिम? क्या शर्जील मेमून जेल में नहीं थे? मतलब नून लीग के दौर में ये गिरफ्तारियाँ हुई थी ना, तो पीपल्स पार्टी ने तो उस पर अमल दरामद करने की कोशिश की इस पॉइंट पर कि भाई सियासी इंतकाम, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, एक दूसरे की हुकूमतें नहीं गिराएंगे। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत भी नहीं गिराई, पीपल्स पार्टी ने मियाँ साहब को आते ही कहा, आसिफ अली जरदारी ने, जैसे ही मियाँ साहब वज़ीर आज़म बने तो ऐवान सदर में उनकी तकरीब थी, मियाँ साहब को वहाँ तकरीर में कहा, प्राइम मिनिस्टर हाउस में थी मेरा ख्याल है, कि मियाँ साहब हम 4 साल आपके साथ होंगे, आपकी हुकूमत को नहीं गिराएंगे, 4 साल हम आपके साथ हैं, हम सियासत करेंगे, लेकिन हम 5वें साल सियासत करेंगे जो इलेक्शन का साल हो आएगा, तो हम आपके साथ हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी ने कोशिश की मीसा की जमहूरियत पर अमल दरामद की, लेकिन मियाँ साहब ने उसको तोड़ा। तो ये यकीन दहानियाँ तहरीरी जो होती हैं वही ये सियासत में तोड़ी जाती हैं, तहरीरी एग्रीमेंट तोड़े जाते हैं। तो अब अगर इनको ज़ुबानी कलामी किसी ने यकीन दहानी कराई भी होगी तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुज़ाकरात हो सकते हैं? मेरा ख्याल है मुज़ाकरात मुझे नज़र नहीं आ रहे जो ताकतवर हल्के हैं। वैसे एक तअस्सुर है कि इस्टबलिशमेंट की मदद के बग़ैर तहरीकें कामयाब कम होती हैं,
अब 2014 का धरना आप देखें इमरान खान का, कादरी का, ताहिर कादरी का, उसमें इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर इदारे मुकम्मल बेक पे खड़े थे उनके साथ, और लेकिन वो उस वजह से टफ टाइम दे सके थे। अहसन इकबाल को गोली मारी गई थी, आपको याद होगा, वज़ीर कानून को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। ये प्रेशर था ना हुकूमत पर। मियाँ साहब इस्तीफ़े के लिए राज़ी हो गए थे, मियाँ साहब ने एक लम्हे के लिए फ़ैसला कर लिया था कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, लेकिन खुर्शीद शाह वहाँ पर पहुँच गए महमूद खान अचकज़ई को लेकर। ये खुर्शीद शाह ने खुद मुझे बताया था कि महमूद खान अचकज़ई को लेकर मैं चला गया प्राइम मिनिस्टर हाउस, नवाज शरीफ को कहा कि मियाँ साहब हम आपके साथ हैं, अपोजिशन पूरी आपके साथ है, आपने किसी सूरत इस्तीफ़ा नहीं देना। तो आज जो खुर्शीद शाह जेल में पड़ा हुआ है ना, बैठा हुआ है साल से, सब रिहा हो गए हैं, खुर्शीद शाह अंदर है। तो खुर्शीद शाह को एक सज़ा ये भी दी जा रही है कि भैया हमारी तहरीक को तूने नाकाम बनाने की कोशिश की थी, तो तू अंदर जेल में रहा, ठीक है, जेल में पड़ा रहा। तो ये जो तहरीकें हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद होती है तहरीकों को, लेकिन इस तहरीक को जो अभी शुरू हुई है अपोजिशन की, इसको अभी तक कोई इस्टेब्लिशमेंट की या मुक़्तदर क़ुव्वतों की कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये तहरीक अपोजिशन तो ऐलान कर चुकी है कि हमारी है ही इमरान खान के फैसिलिटेटर्स और सिलेक्टर्स के ख़िलाफ़, ठीक है, बज़ाहिर तो इमरान खान है, लेकिन है उन पे के बैक पे जो खड़े हैं उनके ख़िलाफ़ है तहरीक। तो इसीलिए अब ये तहरीक अगर ज़ोर पकड़ गई तो होगा ये कि मुक़्तदर क़ुव्वतें या इस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कहे हैं, जो भी, वो फ़िलहाल वेट एंड सी वाली पोजीशन में है। फ़िलहाल देख रहे हैं कि अगर ये ज़ोर पकड़ गई तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी अभी तो इमरान खान के साथ हैं, लेकिन अगर इमरान खान को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देती है अपोजिशन तो इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाएगी। इसलिए क्योंकि इमरान खान की वजह से इस्टेब्लिशमेंट अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पर नहीं लगाएगी। ये एक ऐसी हुकूमत आई है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इनको लेके आया गया है। 2018 के आम इंतखाबात जो हुए उसके ऊपर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात काफ़ी हद तक जेन्युइन भी हैं कि बहुत ज़्यादा रिगिंग हुई और जितवाना और उसके बाद भी जब हुकूमत बनने का वक्त आया उस वक्त भी नंबर गेम का मसला आ गया था। जिस वक्त इमरान खान ने ये बयान भी दे दिया था कि अपोजिशन बेंचों पर बैठना प्रेफर करूँगा, नंबर गेम तक में भी इनको पास करवाया गया। उसके बाद पार्लियामेंट में कोई कानून साजी हो तो हुकूमत तो ताबन नहीं करती, अपोजिशन के ऊपर प्रेशर होता है कि बिल पास करवाए जाए। इस हुकूमत को आगे लेके चला जा रहा है, अभी तक तो मुकम्मल सपोर्ट है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आने वाला वक्त क्या होगा, किस तरफ होगा, क्योंकि हर अपोजिशन का यही मौक़िफ़ होता है या कोशिश होती है या वो बारगेन करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि हमारे साथ दें, इस तरफ हो जाएं। तो ये एक ऐसा हॉट टाइम चल रहा है जिस वक्त अपोजिशन भी अपने आप को कैश करवा सकती है, कोई मुज़ाकरात कर सकती है, कोई डील हो सकती है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से मुकम्मल नाअहली और इनकॉम्पिटेंसी, इतनी शदीद किस्म के इंतज़ामी मसाइल हैं मुल्क में, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हुकूमत का किसी तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ एक ही है कि नैब केसेस बढ़ाए जाएं, नैब केसेस चलते रहें। तो इन सब में इस्टेब्लिशमेंट कब तक अपने आप को फ्रंट के ऊपर रखेगी? ये वो वक्त आ गया समझ जब इमरान खान की हुकूमत की बात नहीं की जाती, बात की जाती है सिलेक्टर्स की कि इनको ये लेके आए हैं। बराह रास्त इतनी खुलम इसके ऊपर डिस्कशन अब होती है मीडिया के ऊपर, और हर हल्का अवाम भी इसके ऊपर बात करते हैं कि इनको लेके आने वाले आखिर कब तक इनका साथ देंगे। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि इमरान खान को 5 साल पूरे करवाए जाए, मुमकिन भी है, और फिर उसके बाद घर भेजा जाए। लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि इदारे खुद भी चाहते हैं कि या अपोजिशन आगे आ जाए या इमरान खान की हुकूमत जो है कुछ हद तक आगे आए, फ्रंट पे आए और इस्टेब्लिशमेंट को यूज़ करना अपने हर मकसद के लिए, हर चीज़ के लिए बंद करे। इस हवाले से इमरान खान के जो बयानात आ रहे हैं इन दिनों में वो बड़े अहम हैं कि मुझसे फ़लाँ ने इस्तीफ़ा मांगा होता तो मैं उसको ये कह देता, मैं साबिक बंदे को ये कह देता। तो ये बयानबाजी जो है ना, ये मेरे ख्याल से इमरान खान मैसेज दे रहे हैं उन्हीं इदारों को कि अब अपोजिशन की तहरीक के आगे भी आके मुझे सपोर्ट किया जाए या मेरी सपोर्ट की जाए मेरी हुकूमत की, क्योंकि इमरान खान को ख़ुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि उनकी हुकूमत जो है इत्तेहादियों के ऊपर है और काबीना का क्या हाल है, इतने ज़्यादा उनके ऊपर नैब केसेस भी हैं। तो ये टाइम मेरे ख्याल से क्रूशल है और अपोजिशन इस वक्त जो है अपनी तहरीक के ज़रिए यही चाहती है कि इदारे जो हैं अपोजिशन के लिए
बेस्ट टाइम है। बिल्कुल ये बेस्ट टाइम है, इसको बेहतर अंदाज में यूटिलाइज करना चाहिए, लेकिन वो तब भी हो सकता है जब ऑपोजिशन मुत्तहिद होगी और ये तहरीक कामयाबी से आगे चलेगी। तहरीक अभी शुरू हुई है, 3 माह जो है इसके पहले तो बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाएंगे, इनके ऊपर प्रेशर भी है, अवाम को भी निकालना है। आपने प्रेशर की बात किया, आगाज़ तो उसका हो चुका है। जिस तरह ये आपको नहीं लगता एक डिफाई पोजीशन में आ गई है, हो सकता है कि सालिसी की ज़रूरत भी पड़ जाए, तो कोई सालिस आएगा? सालिस तो आते रहते हैं समर, हर हुकूमत के पास सालिस भी होते हैं, इदारों में मतलब बड़े अच्छे सालिस मौजूद होते हैं। इस पोजीशन पे ये आएंगे? फिलहाल तो इस तरह की कोई चीज़ पीछे भी नहीं हो रही क्योंकि सालिस को तैयार किया जा रहा हो मुज़ाकरात के लिए। फिलहाल जो है हमारे इदारे वो बिल्कुल पीछे हो चुके हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद जाने, अपोजिशन की तहरीक भी चलती रहे। अपोजिशन के पास भी जेन्युइन इश्यूज़ हैं, वो भी अवामी मसाइल के ऊपर ही आ रहे हैं और वो टफ से टफ टाइम देते जाएंगे। लेकिन उन पर ये इल्ज़ामात भी है ना कि वो अवामी मुफाद के लिए नहीं निकले, अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए निकले हैं। जिस भी चीज़ के लिए निकले हैं, क्या अवाम उनके साथ नहीं है? क्या महंगाई की अपोजिशन बात नहीं करती? क्या बेरोजगारी की बात नहीं करती? क्या हुकूमत की नाअहली और इनकॉम्पिटेंसी की आवाम के लिए कितनी दफ़ा एहतजाज किया उन्होंने, कब किया है, कहाँ बैठे हैं ये लोग? देखिए ये तहरीक इस वक्त जो है फुल स्विंग में आई है, लेकिन इनके इश्यूज बहुत ज़्यादा जेन्युइन है क्योंकि इनके पास अवाम की ताकत है। आइंदा जो जलसे होते रहेंगे उसमें अगले 3 से 4 माह में ये चीज़ वाजे हो जाएगी कि कितनी स्ट्रीट पावर अपोजिशन के पास है, अवाम कितने ज़्यादा निकलते हैं। ये तो पिछले साल भी कहा जा रहा था कि मौलाना के साथ बंदे नहीं निकलेंगे, सिर्फ इनके वर्कर्स इनके साथ आएंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा, आपको लगता है, आपसे भी पूछूंगी, फिर शाकिर साहब की मुझ पर बड़ी गहरी नज़र इस पे, उनसे भी पूछूंगी कि खैबर पख्तूनख्वा आप समझते हैं कि मौलाना साहब के साथ है कि पीटीआई के साथ है? पीटीआई के साथ होते तो क्या क्या ही बात थी। तहरीक इंसाफ जो कि सूबे में डिलीवर नहीं कर पा रही। बीआरटी का प्रोजेक्ट देखें, इतना ज़्यादा प्राइस एस्कुलेट हो गई, 1 अरब से ऊपर चला गया। क्या सूबाई हुकूमत ने क्या किया? मालम जब्बा के केसेस इन्हीं सीएम केपीके के ऊपर हैं। ये केसेस जो हैं ये कह देते हैं कि नयाब अब हमें नहीं बुलाएगी। और इस वक्त ये बीआरटी की सिचुएशन ये है कि 2 से 3 बसों को भी आग लग चुकी है और कोई पूछने वाला नहीं है। सूबे में इतनी जो है वो गवर्नेंस के मसाइल हैं, खुसूसन केपीके में, क्योंकि तहरीक इंसाफ काबीना के लोगों के आपस में इख्तिलाफात हैं। वो चीज़ें इतनी ज़्यादा राइवलरी आ गई है कि वो एक दूसरे को काम भी नहीं करने दिया जा रहा। सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत दूसरी दफ़ा आई है, केपीके में दूसरी दफ़ा आई है, लेकिन क्या डिलीवर किया है और क्या डिलीवर कर सकते हैं या क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं? क्योंकि उनकी सूबाई सतह के ऊपर सीटें आना चलो होगी, अवाम निकल आई होगी, तब्दीली को वोट पड़ गया होगा, लेकिन देखा जाए तो मेरे नज़दीक अगली दफ़ा केपीके में तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि इन्हीं लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन की है और एक सूबे में डिलीवर ही नहीं करना चाह रहे। 7 साल हो गए इनको। शाकिर साहब, जिस तरह हेरा ने भी कहा 7 साल हो गए इसको, ये पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में, आप क्या कहते हैं कितनी पॉपुलरिटी, और क्या आगे ये फिर सेलेक्ट करेंगे इसको, इस हुकूमत को चांस देंगे? मेरा ख्याल है 2 दफ़ा तो चांस दे चुके हैं। मेरा ख्याल है समर, जो पिछला दौर था पीटीआई का केपीके में, उसमें कुछ ऐसे ही थोड़ी बहुत बेहतरी आई थी। कोई बेहतरी इस सेंस में, क्योंकि मैं पेशावर गया था उस दौर में भी ना, 2-3 चक्कर लगाए थे वहाँ के सहाफ़ियों से, आते जाते हैं वहाँ के सहाफ़ियों से भी मुलाकातें की। तो मैंने सहाफ़ियों से जब लोगों से डिस्कस किया तो पता चला कि भाई बेहतरी इस सेंस में आई है कि पटवारी जिस तरह पहले डिमांड करते थे रुश्वत की, अब वो उस तरह डिमांड नहीं करते, लेकिन आप काम दे के आएँ तो काम ले जाएं तो आपका रुश्वत के बगैर करेंगे नहीं, आपकी फ़ाइल ले लेंगे, आपसे बगैर पैसों के वो रख देंगे, वो डिले करेंगे, आपका महीनों 6-6 महीने लगा देंगे आपके, ताकि आप पैसे दें, और पैसे लेंगे तो वो खुफिया तरीके से और उसको हाथ भी जोड़ेंगे कि भाई लाज रखना, ऐसा ना हो कि मुझे एक्सपोज कर दें। ये इस तरह का निज़ाम, इस तरह इन्होंने ठीक किया था। थोड़ा बहुत पुलिस में मैंने सुना था कि सियासी जो असर रसूख है वो कम किया था, लेकिन इस दफ़ा जो एक्सपोज हुई है ना केपीके में पीटीआई, मरकज़ की वजह से भी और बीआरटी जिस तरह के इक़दाम किए हैं इन्होंने, असल में ये है नाअहल, इनके पास न विल है, न इनके पास सलाहियत है, न इनके पास कोई प्लान है। इन्होंने जो ये लंबिया एक वो मारते हैं ना, लंबी लंबी मार देना, ये लंबी लंबी मार देते हैं कि भैया हम ये कर देंगे, हम आए तो ये कर देंगे। इनके पास कुछ भी नहीं होता। असद उमर को आप वज़ीर बना रहे हैं, ख़जाना दे रहे हैं, असद उमर को हटा रहे हैं और वज़ीर बना रहे हैं, तो
तसर ये दिया गया था हुकूमत बनने से पहले कि भाई वजीर ख़जाना यही होगा असद उमर, ये पहले ही वजीर बना दिया था कि असद उमर वजीर ख़जाना होगा क्योंकि अहल है। और बाद में पता चला प्लेयर थे वो ठुस निकला और उनको हटा दिया, और जब हटा दिया तो फिर दोबारा उनको जब वजारत दे रहे थे फिर उनके लिए माहौल बना रहे थे, असद उमर का बहुत शुक्रिया, इसने ये 3 मारा, ये यार क्या किया है, उसके नायल ही की वजह से आपने हटाया। अब आप कह रहे हो कि ये बहुत अहल हो गया, सूबे में ये कमजोर मेरा ख्याल है, है बहुत क्रेडिबिलिटी। ठीक है, आपने पीटीआई को तो बता दिया, आपको मौलाना साहब की क्या पोजीशन नजर आ रही है? मौलाना की पार्टी उतनी ही है जितनी मौलाना की पार्टी पहले केपीके में थी, उससे कम नहीं हुई। में कितने लोग निकलेंगे? केपीके मौलाना का है ही मरकज केपीके। देखो सिंध में है तो उनका मरकज, लेकिन वो हार भी तो गए थे नहीं मौलाना सीट। वो तो कह लोगों रहे ने हैं कि तमाम मुझे तो नहीं हरवाया, किया था। देखो वो तो कह रहे हैं मुझे हरवाया गया है ना, देखो वो तो कह रहे हैं मुझे हरवाया गया, उनका तो इल्ज़ाम यही है। बात यह है कि मौलाना का सिंध में असर रसूख बहुत बड़ा है, लेकिन सिंध से JUI सीटें नहीं निकालती, वोट लेती है, अच्छे खासे वोट, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर इस तरह आते हैं JUI के कैंडिडेट्स, लेकिन JUI को सीटें तो KPK से मिल रही है ना। तो JUI का गढ़ जो है KPK और बलूचिस्तान है। पंजाब में 1 सीट नहीं आती जी, सिंध में 1 सीट नहीं आती, लेकिन KPK और बलूचिस्तान से सीटें आती हैं। KPK में 2 दफ़ा JUI ने हुकूमत बनाई है, मुफ्ती मामून साहब के दौर में वज़ीर आला वो रहे, उन्होंने हुकूमत बनाई, उसके बाद अकरम दुरानी वज़ीर आला रहे JUI के। तो JUI ने 2 दफ़ा हुकूमत KPK जिस सूबे में की है, तो इसका मतलब है उनका असर रसूख है, और PTI की वजह से मौलाना की हिमायत में इजाफा हुआ होगा, कमी नहीं आई होगी, क्योंकि JUI के जितने भी आगे जलसा होने जा रहा है 22 आई थिंक नवंबर में है यहाँ पे पेशावर में, तो वो एक पावर शो मेरा ख्याल है कराची का, पेशावर का, ये जो गुजरांवाला का जिस तरह हुआ और कोयटा का, ये बहुत बड़े जलसे होंगे, क्योंकि महमूद खान अचकजई कोयटा में ज़ोर लगाएंगे, बाकी अपोजिशन जमातें, JUI भी कोयटा में बहुत बड़ी तादाद में है, उनकी नशस्तें आती हैं, उनके MNAs आते हैं, तो कोयटा का बड़ा जलसा होगा, कराची का, और इसी तरह पेशावर का भी मेरा ख्याल है बहुत बड़ा जलसा होगा। और पेशावर में मौलाना ने वैसे ही मिलियन मार्च किए हैं, उनमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं जो मिलियन मार्च होते हैं ना, पेशावर में भी हुआ है, कोयटा में भी हुआ है, तो वो भी कामयाब रहे हैं मौलाना के। और मौलाना आज़ादी मार्च आपके सामने था, मौलाना के पास तो लोग हैं, वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं, वज़ीर आज़म ने खुद कहा है, पीपल्स पार्टी और नून पे को तंज कर रहे थे, नून लीग पर तनकीद कर रहे थे कि ये इन्होंने इसीलिए मौलाना को अपने साथ रखा हुआ है क्योंकि मौलाना के पास लोग हैं। तो वज़ीर आज़म ही मान रहे हैं कि मौलाना के पास लोग हैं, तो KPK तो गढ़ है मौलाना का और JUI का। मेरा ख्याल है ये जल्द से बहुत बड़े कामयाब होंगे। देखते हैं कि आगे क्या होता है, हुकूमत का क्या। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप तकरीर